गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोलाइड। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। देखो बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत से कोलाइड का उपयोग करते हैं। बहुत सारे कोलाइडी पदार्थ होते हैं, जैसे दूध है, दही है, मक्खन है, गुलाब जामुन है, हलवा है। ये सब कोलाइडी पदार्थ हैं। अब कोलाइड क्यों है, कोलाइड होते क्या हैं, ये कोलाइड क्यों हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। और जिसने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक, तो अब शुरू कर रहे हैं हम क्या, कोलाइड। देखो बच्चों, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने 1861 में, बहुत पुरानी बात है, 1861 की बात है, उन्होंने कहा कि पदार्थ दो तरह के होते हैं। उनके अनुसार पदार्थ दो तरह के होते हैं, उन्होंने ऐसे बताया। और उन्होंने उनको नाम दिया क्या, एक पदार्थ को तो नाम दिया उन्होंने कोलाइड, और दूसरे पदार्थ को नाम दिया उन्होंने क्या, क्रिस्टलोइड। ठीक है, तो दो तरह के पदार्थ बताए थॉमस ग्राहम ने, कोलाइड और क्रिस्टलोइड। ऐसे पदार्थ जो जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, वो तो क्या है, कोलाइड। और ऐसे पदार्थ जो जांतव झिल्ली से विसरित हो जाते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलोइड। विसरित हो जाते हैं का मतलब जांतव झिल्ली, जंतु की कोशिका झिल्ली में से वो पार हो जाते हैं, उसमें से निकल जाते हैं। ठीक, तो वो क्या है, क्रिस्टलोइड। और जो उसमें से पार नहीं होते, उसमें से नहीं निकल पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। ठीक, तो ऐसे विलयन या ऐसे पदार्थ जो जांतव झिल्ली से विसरित नहीं हो वो तो है कोलाइड, और जो जांतव झिल्ली से विसरित हो जाए वो है क्रिस्टलोइड। लेकिन किसके अनुसार है ये, थॉमस ग्राहम के अनुसार। थॉमस ग्राहम की इस बात से वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि एक ही पदार्थ कोलाइड की तरह भी व्यवहार करता है और क्रिस्टलोइड की तरह भी व्यवहार करता है। कब, जब विलायक बदल दिया जाए। तो विलायक बदलने पर एक ही पदार्थ कोलाइड और क्रिस्टलोइड दोनों की तरह व्यवहार करता है। इसका मतलब कोलाइड और क्रिस्टलोइड दो अलग अलग पदार्थ नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो नमक है, NaCl है, NaCl का जल में विलयन बनाए और NaCl का विलयन बनाए बेंजीन में। ठीक है, तो NaCl का जल में जो विलयन होता है ना, ये तो होता है क्रिस्टलोइड का काम करता है। ये किसका काम करता है, क्रिस्टलोइड। इसका मतलब ये जांतव झिल्ली से विसरित हो जाता है। और NaCl का ही बेंजीन में विलयन जो है ना, वो कोलाइड होता है। इसका मतलब ये जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होता है। पदार्थ एक ही है, इधर भी NaCl, इधर भी NaCl, बदला क्या, विलायक। NaCl को जल में घोला, क्रिस्टलोइड, NaCl को बेंजीन में घोला, कोलाइड। ठीक है, इसी प्रकार साबुन, साबुन का जल में विलयन, साबुन का किसमें विलयन बनाए, जल में, और एक साबुन का विलयन बनाए किसमें, एल्कोहल में। ठीक है, तो साबुन का जल में जो विलयन है ना, वो तो क्या है, कोलाइड है, यानी वो जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होता है। साबुन का जल में विलयन क्या है, कोलाइड, और जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होता है।
जबकि साबुन का अल्कोहल में जो विलयन बनाया जाता है ना, वो किसका काम करता है? क्रिस्टलोइड का, और वो जांतव झिल्ली से विसरित हो जाता है। पदार्थ एक ही है, इधर भी साबुन है इधर भी साबुन है, बदला क्या है? केवल विलायक। और विलायक बदलने पर पदार्थ की अवस्था बदल गई। यहाँ पदार्थ हो गया कोलाइड, यहाँ पदार्थ क्या है? क्रिस्टलोइड। ठीक है, तो इस बात से हम क्या समझते हैं कि कोलाइड और क्रिस्टलोइड दो अलग अलग पदार्थ नहीं होते हैं, ये एक ही पदार्थ की दो अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं। ठीक है, जैसे NaCl जल में क्रिस्टलोइड, NaCl बेंजीन में कोलाइड, तो पदार्थ एक ही है, उसकी दो अलग अलग अवस्थाएं हो गई। तो यहां से क्या बात समझ में आ रही है कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता है। तो क्या होता है? कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था होती है, ये ध्यान रखेंगे सब। कोलाइड क्या है? पदार्थ की एक अवस्था होती है। अब देखा गया कि विलयन 3 प्रकार के होते हैं कणों के आकार के आधार पर। विलयन कणों के आकार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उनकी बात करें हम। कणों के आकार के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक तो है वास्तविक विलयन, जिसको हम पढ़ चुके हैं, वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। और एक होता है कोलाइड, और एक होता है निलंबन। ठीक है, तो कणों के आकार के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांट दिया गया। तो इसका मतलब कोलाइड क्या है? एक विलयन है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? अब वास्तविक विलयन कोलाइड और निलंबन, मैंने कहा कणों के आकार के आधार पर, तो यहां कणों का आकार होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम। 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम, या हम कह सकते हैं 1 नैनोमीटर से कम, एक ही बात है। ठीक, इससे कम आकार के अगर कण हैं विलय के, तो क्या है? वो वास्तविक विलयन है। और निलंबन की बात करें तो यहाँ कणों का आकार 10⁻⁴ सेंटीमीटर से बड़ा होता है, अधिक होता है, या हम कह सकते हैं 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है कणों का आकार। यहाँ कणों का आकार बड़ा होता है निलंबन में। ठीक है, और कोलाइड की बात करें तो कोलाइड में कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन दोनों का बीच का होता है, यानी कोलाइड इन दोनों के बीच का है। यहाँ कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये हमें पता होनी चाहिए। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, या 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ये सबको याद होना चाहिए, नोट कर लेंगे दिमाग के अंदर, इसको आता है एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ देखो कणों का आकार बहुत छोटा है, छोटा है ना कणों का आकार। ये जो वास्तविक विलयन होता है ना, ये होता है समांगी। कैसा होता है? समांगी। समांगी का मतलब समझ गए? इसमें एक ही प्रावस्था होती है। समांगी है यानी इसमें एक ही प्रावस्था है। पानी के अंदर नमक घोल दिया, नमक घोलने के बाद हमें पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर नमक घुला हुआ है, हमें एक ही दिखाई देगा, केवल जल दिखाई देगा, नमक तो वहाँ दिखाई नहीं देगा।
घुलने के बाद दिखाई देगा क्या? नहीं, यानी एक ही प्रावस्था दिखाई देगी। जबकि कोलाइड कैसा होता है? विषमांगी। कोलाइड विषमांगी, इसमें पता चल जाता है हमें कि इसके अंदर कुछ घुला हुआ है। इसमें 2 प्रावस्थाएं होती हैं और निलंबन में भी 2 प्रावस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसमें भी कितनी प्रावस्थाएं होती हैं? 2 प्रावस्थाएं होती हैं। विषमांगी होता है, इसमें प्रावस्था कितनी है? 1। इसमें प्रावस्था कितनी है? 2। और इसमें भी प्रावस्था कितनी है? 2। ये ध्यान रखेंगे। देखो, वास्तविक विलयन, जैसे हम जल के अंदर क्या घोल दें? नमक, तो ये वास्तविक विलयन है, घोल के देखा है। ठीक है, और जल के अंदर घोल दे हम क्या? स्टार्च, तो ये बन जाएगा कोलाइड। क्या बन जाएगा? कोलाइड। और जल के अंदर घोल दें क्या? मिट्टी घोल दो, सैंड। जल में मिट्टी घोली है, घोलो मिट्टी, तो वो क्या है? निलंबन। यहां हमने जल में नमक घोला, घोलने के बाद हमें दिखाई नहीं देगा नमक, लेकिन यहां जल में स्टार्च घोल दिया तो हमें पता लग जाएगा कि जल के अंदर कुछ घुला हुआ है, और यहां तो बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहां कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम इसको अति सूक्ष्मदर्शी के साथ द्वारा भी नहीं देख सकते। बहुत बढ़िया सूक्ष्मदर्शी हमारे पास है, तो भी हम इसके कणों को नहीं देख सकते। सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हम इसके कणों को, जबकि कोलाइड के कणों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। देख सकते हैं ना? सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। और ये जो निलंबन है, इसको तो हम बिना सूक्ष्मदर्शी के, नग्न आँखों से, बिना किसी चश्मे की सहायता से, केवल हमारी आँखों से भी पता लग जाएगा कि इसके अंदर मिट्टी घुली हुई है। ठीक है, तो हम इसे आँखों से देख सकते हैं। ये जो वास्तविक विलयन होता है, इसको अगर फिल्टर पत्र में छाने, हम साधारण फिल्टर पत्र की बात करें, साधारण फिल्टर पत्र में इसको छाने, पानी में नमक घोल दो और नमक घोल करके फिल्टर ले लो और फिल्टर पत्र में इसको छानो, क्या नमक अलग हो जाएगा? पानी अलग हो जाएगा? नहीं होगा, उसमें से ये पार हो जाएगा। यानी साधारण फिल्टर पत्र से हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, विलय और विलायक को। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कोलाइड की बात करें तो कोलाइड को भी साधारण फिल्टर पत्र की सहायता से पृथक नहीं किया जा सकता। उसमें जो 2 अवयव हैं, दोनों को हम साधारण फिल्टर पत्र से अलग नहीं कर सकते। कोलाइड को डालेंगे तो कोलाइड उसमें से भी वो पार हो जाएंगे, लेकिन निलंबन को हम साधारण फिल्टर पत्र से अलग कर सकते हैं। साधारण फिल्टर पत्र से पृथक नहीं कर सकते इसको, जबकि निलंबन को क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? मिट्टी घुली हुई पानी के अंदर फिल्टर पेपर में डालेंगे, पानी अलग हो जाएगा, मिट्टी अलग हो जाएगी। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक अल्ट्रा आता है, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर आता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं जिसको। उसके द्वारा हम वास्तविक विलयन को तो अलग नहीं कर सकते, वास्तविक विलयन के अवयवों को अलग नहीं कर सकते, लेकिन कोलाइड के जो अवयव हैं उनको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हम अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। और निलंबन को तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन के बारे में। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमें पता होनी चाहिए, कोलाइड के कणों का आकार। कोलाइड के कणों का आकार हमें पता होना चाहिए। कितना होता है कोलाइडी कणों का आकार, ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है कोलाइडी कणों का आकार? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर।
10 की घात -7 से 10 की घात -4 सेंटीमीटर। इसके अलावा कोलाइड में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, जैसे टिंडल प्रभाव है, ब्राउनियन गति है, इस तरह के और भी गुण हैं जिनको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो गुण केवल ही कोलाइड दर्शाता है, न तो निलंबन दर्शाता है और न ही वास्तविक विलयन दर्शाता है। तो क्लियर हो गई बात, समझ में आ गए बच्चों। हम हमारे दैनिक जीवन में हमारे चारों ओर 3 तरह के विलयन देखते हैं। वो 3 तरह के विलयन कौन कौन से होते हैं और वो किस आधार पर हैं? 3 तरह के कणों के आकार के आधार पर है। समझ में आ गई। दूध भी एक विलयन है, दही भी एक विलयन है, ठीक, लेकिन वो कैसा विलयन है? कोलाइड। कैसा विलयन है वो? कोलाइड। स्टार्च, जिलेटिन, दूध, दही, शाही, पेंट या हलवा, खाया हलवा, वो भी कोलाइड है, ठीक है। केक, पेस्ट्री, जूता पॉलिश, बूट पॉलिश, ये सब क्या है? कोलाइड होते हैं और ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो अब कोलाइड को ही हम यहाँ आगे बहुत विस्तार से, कोलाइड का विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसको उतार सकते हैं आप और ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो अब बात करेंगे हम कोलाइड की प्रावस्थाओं की। मैंने आप अभी बताया थोड़ी देर पहले कि कोलाइड एक विषमांगी विलयन होता है, हेटेरोजेनियस विलयन होता है। कौन? कोलाइड। और कोलाइड में 2 प्रावस्थाएं होती हैं। हेटेरोजेनियस का मतलब कोलाइड में कितनी प्रावस्थाएं हैं? 2 प्रावस्थाएं हैं। वो कौन कौन सी 2 प्रावस्थाएं, उनकी बात करेंगे हम। इससे पहले हमने विलयन टॉपिक पढ़ा था, सॉल्यूशन पढ़ा था, तो ये बताएंगे आप कि सॉल्यूशन में कौन कौन से अवयव होते हैं, सॉल्यूशन में कौन कौन से घटक होते हैं, किन 2 घटकों से मिलकर के सॉल्यूशन बनता है, बताओ। एक तो होता है विलय और एक होता है विलायक, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसी तरह कोलाइड में भी 2 प्रावस्थाएं होती हैं। कौन सी होती है? देखो, कोलाइड की प्रावस्थाएं देखो, कोलाइड में 2 प्रावस्थाएं हैं। एक तो है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। और एक होती है परिक्षेपण माध्यम, जिसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। परिक्षिप्त प्रावस्था जो कम मात्रा में है और परिक्षेपण माध्यम जो अधिक मात्रा में है। जैसे विलयन सॉल्यूशन में 2 घटक कौन कौन से थे? विलय और विलायक। विलय क्या था? कम मात्रा में। विलायक क्या था? ज़्यादा मात्रा में। तो कोलाइड में विलय की जगह क्या होती है? परिक्षिप्त प्रावस्था, यानी जो कम मात्रा में है। ये सामान्य विलयन, वास्तविक विलयन के विलय के समान है परिक्षिप्त प्रावस्था, और परिक्षेपण माध्यम सामान्य विलयन के विलायक के समान होता है, ये अधिक मात्रा में होता है। इसको बोलते हैं आंतरिक प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था को आंतरिक प्रावस्था या वितरित प्रावस्था भी कहते हैं, ठीक है। जबकि परिक्षेपण माध्यम को बाह्य प्रावस्था या वितरण प्रावस्था भी कहते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था को क्या किया जाता है? घोला जाता है।
परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था वितरित रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो कोलॉइड की दो प्रावस्थाएं हो गई, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। जैसे चांदी का कोलॉइड बनाते हैं, सिल्वर का कोलॉइड, सिल्वर का कोलॉइड। सिल्वर का कोलॉइड बनाने के लिए सिल्वर को किस में घोलते हैं? जल में। सिल्वर को जल में, वाटर में घोल करके उसका कोलॉइड बनाते हैं। तो यहां सिल्वर तो क्या हो गई? परिक्षिप्त प्रावस्था, और जल हो गया मीडियम, यानी परिक्षेपण माध्यम। ये अधिक मात्रा में है तो ये माध्यम है, सिल्वर कम मात्रा में है तो ये प्रावस्था है। स्टार्च को जल के अंदर घोलते हैं, स्टार्च का कोलॉइड बनाते हैं जल में घोल करके, तो स्टार्च तो क्या हो गई वहां पर? प्रावस्था, और जल क्या हो गया वहां पर? मीडियम, परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, अब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बाद में बात करते हैं हम। अगर परिक्षेपण माध्यम अलग अलग हैं, अब परिक्षेपण माध्यम क्या हो सकता है? सामान्यतः अधिकांश विलयनों में परिक्षेपण माध्यम होता है जल। कौन होता है? जल। इसके अलावा एल्कोहल भी परिक्षेपण माध्यम का काम करता है। इसके अलावा बेंजीन, ठीक है, वायु भी परिक्षेपण माध्यम, और भी बहुत तरह के परिक्षेपण माध्यम होते हैं। अगर जल परिक्षेपण माध्यम है तो ऐसे कोलाइड कहलाते हैं क्या? हाइड्रोसोल। ये ध्यान रखेंगे, जल परिक्षेपण माध्यम है तो कोलाइड को क्या कहेंगे हम? हाइड्रोसोल। अगर एल्कोहल परिक्षेपण माध्यम है तो उसको बोलेंगे एल्कोसोल। अगर बेंजीन परिक्षेपण माध्यम है तो उसको बोलेंगे बेंजोसोल। और वायु परिक्षेपण माध्यम है तो उसको बोलेंगे हम क्या? एरोसोल। ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम क्या है? हाइड्रोसोल का मतलब जल परिक्षेपण माध्यम है, बेंजोसोल का मतलब बेंजीन परिक्षेपण माध्यम है, एल्कोसोल मतलब एल्कोहल परिक्षेपण माध्यम है, एरोसोल मतलब हवा परिक्षेपण माध्यम है, वायु परिक्षेपण माध्यम है। ठीक है, बाकी अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कोलाइड का, तो और भी अलग अलग प्रकार के परिक्षेपण माध्यम दिखाई देंगे आपको। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब बात करेंगे हम कोलाइड के वर्गीकरण की, कोलाइड का क्लासिफिकेशन। कोलाइड का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। पहला क्लासिफिकेशन देखेंगे हम फिजिकल स्टेट के बेस पर, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार का होता है उसकी बात करते हैं। तो कोलाइड का वर्गीकरण क्या देख रहे हैं हम? कोलाइड का वर्गीकरण देख रहे हैं, और पहला वर्गीकरण देखेंगे हम किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। किसकी भौतिक अवस्था? परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से 8 प्रकार, उसकी बात करेंगे हम। अब देखो, भौतिक अवस्था किसी भी पदार्थ की कौन कौन सी भौतिक अवस्था हो सकती है? गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या ठोस हो सकता है। यहां तो ले लेते हैं हम परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक, यहां ले लेते हैं परिक्षेपण माध्यम। यहां ले लेते हैं कोलाइड का नाम।
कोलाइड का क्या नाम दिया गया है, और यहां देखते हैं हम उसके उदाहरण। ठीक है। अब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। गैस हो सकता है, या द्रव हो सकता है, या ठोस हो सकता है। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, गैस। अब परिक्षेपण माध्यम गैस नहीं हो सकता। इस बात को आप नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे कि गैस परिक्षिप्त प्रावस्था और गैस ही परिक्षेपण माध्यम नहीं हो सकता। यानी गैस का गैस में कोलाइड नहीं होता है। अगर गैस को गैस में घोला जाएगा, गैस का गैस में जो मिश्रण बनेगा वो वास्तविक मिश्रण होगा, वो ट्रू सॉल्यूशन होगा, वो कोलाइड नहीं होगा। ठीक है। तो गैस का गैस में कोलाइड नहीं होता है। तो यहां परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है, तो परिक्षेपण माध्यम गैस नहीं होगा। परिक्षेपण माध्यम क्या हो सकता है, द्रव हो सकता है। ठीक। परिक्षिप्त प्रावस्था गैस, तो परिक्षेपण माध्यम क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है। अब देखो यहां द्रव क्या है, परिक्षेपण माध्यम। गैस क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था। इस तरह के कोलाइड को बोलते हैं फोम। क्या बोलते हैं, फोम या झाग। झाग बनते हैं ना, फोम का मतलब होता है झाग। और जब ठोस के अंदर गैस है तो उसको बोलेंगे ठोस फोम। क्या बोलेंगे उसको, ठोस फोम। अब द्रव के अंदर गैस, द्रव के अंदर गैस का कोलाइड, देखो साबुन का झाग। साबुन का झाग इस तरह का एग्जाम्पल है। साबुन का झाग, साबुन को जब अपन घोलते हैं तो साबुन फूल क्यों जाता है, क्योंकि उसके अंदर गैस घुस जाती है, गैस प्रवेश कर जाती है। तो वहाँ द्रव के अंदर कौन है, गैस है। तो साबुन का झाग है। फेंटी गई क्रीम, क्रीम फेंटते हैं, क्रीम छाछ निकालते हैं तो हिला करके, और उसको हिलाया जाता है, क्रीम को फेंटा जाता है तो फूल जाती है, और उसके फूलने के कारण अंदर क्या प्रवेश कर जाती है, वायु प्रवेश कर जाती है, गैस प्रवेश कर जाती है। ठीक है। सोडा वाटर के झाग या शीतल पेय पदार्थ के झाग। अपन शीतल पेय पदार्थ पीते हैं, सोडा वाटर बोतल को हिलाते हैं तो उसमें झाग बन जाते हैं। वो भी किसके कारण बनते हैं, इसी कारण बनते हैं, क्योंकि वहाँ जल में, द्रव में कौन घुल जाती है, कौन प्रवेश कर जाती है, गैस। इसी तरह ठोस के अंदर गैस, ठोस में गैस, इसको बोलेंगे ठोस फॉर्म। अब ठोस के अंदर गैस, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, केक। केक, केक में क्या होता है, केक हल्का होता है, उसके अंदर ठोस के अंदर क्या होती है, गैस होती है, जिसके कारण वो फूल भी जाता है, हल्का भी हो जाता है। इसके अलावा सूखे समुद्री झाग, समुद्री झाग आते हैं सूखे। इसके अलावा, ठीक है, केक, सूखे समुद्री झाग। इसके अलावा फॉर्म, सोफे का फॉर्म आता है, बैठ जाते हैं फिर वापस उड़ जाते हैं तो उसके अंदर गैस घुस जाती है, तो वो भी क्या है, वो भी इसी तरह का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा नेक्स्ट देखें हम, द्रव। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, द्रव। अब परिक्षेपण माध्यम क्या हो सकता है, गैस। इसी तरह नेक्स्ट, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो सकता है। इसी तरह परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है। ठीक है, ये तो तीनों द्रव हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो सकती है, द्रव हो सकती है, द्रव हो सकता है, जबकि परिक्षेपण माध्यम यहाँ चेंज हो रहा है, एक में गैस है, एक में द्रव है, एक में ठोस। जब परिक्षेपण माध्यम गैस है और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है तो उसको बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं उसको, एरोसोल। ठीक है। जब द्रव के अंदर द्रव घुला हुआ, दोनों ही द्रव है, माध्यम भी और प्रावस्था, तो उसको बोलते हैं इमल्सन। ठीक। और जब द्रव किस में है, ठोस में।
ठोस माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम है, और द्रव प्रावस्था है तो इसको बोलते हैं जैल। क्या बोलते हैं इसको? जैल बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें अपन एरोसोल का, गैस के अंदर द्रव, जैसे कोहरा। कोहरा जानते हैं? कोहरा सर्दियों में आता है। कोहरा सर्दियों में कोहरा होता है, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो वायुमंडल में तैरती रहती है, यानी वायु के अंदर पानी होता है, द्रव होता है। बादल भी इसी तरह का होता है। ठीक है। कीटनाशक को छिड़काव करते हैं, पेस्टिसाइड्स का क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं, दवाइयाँ छिड़कते हैं खेतों के अंदर। ठीक है। तो वहाँ क्या होता है? वायु के अंदर वो दवाई क्या हो जाती है? घुल जाती है, कोलाइड बना लेती है। नेक्स्ट देखें द्रव का, द्रव में कोलाइड यानी इमल्सन। इस तरह का एग्जाम्पल है जैसे जल प्लस तेल, जल के अंदर क्या घोल दे? तेल घोल दे, तो वो इस तरह का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूध, दूध इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है, इमल्सन का ही एग्जाम्पल है। कौन? दूध। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट द्रव किसमें है? ठोस में। परिक्षेपण माध्यम तो क्या है? ठोस, और परिक्षेप प्रावस्था क्या है? द्रव, जिसको बोलते हैं जैल। जैसे बूट पॉलिश, बूट पॉलिश इसी तरह का एग्जाम्पल। बूट पॉलिश है। जैम, जैम आता है, जेली, जैम, जेली। जैसे पनीर, पनीर में भी इसी तरह होता है। ठीक है। दही में भी इसी तरह होता है, पनीर है, दही है, ये सब जेल होते हैं। या ठोस तो है परिक्षेपण माध्यम, और द्रव है परिक्षिप्त प्रावस्था। जेल को आप अपने घर पर देख सकते हैं, बना भी सकते हैं। जैसे हम आटा लगाते हैं, आटा लगाया, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, तो आटा गूंथते हैं तो क्या करते हैं? आटे के अंदर क्या मिलाया जाता है? पानी। वहाँ ज़्यादा मात्रा में कौन है? आटा। कम मात्रा में पानी होता है। आटे के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके फिर उसको गूंथा जाता है, तो वहाँ ठोस के अंदर क्या है? द्रव। वो इसी तरह का एग्जाम्पल है, ठोस के अंदर द्रव, यानी वो भी क्या बन रहा है? जैल बन रहा है। जो आटा गूंथा गया है, आटा जो लगाया गया है रोटी बनाने के लिए, वो भी क्या है? जैल है। ये सारी चीज़ें इसी तरह बनती हैं। यहाँ ठोस होता है, द्रव होता है, लेकिन वो कम मात्रा में होता है। ठोस जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, यहाँ परीक्षित प्रावस्था गैस हो गई, परीक्षित प्रावस्था द्रव हो गए 3। अब ठोस हो सकता है, परीक्षित प्रावस्था ठोस हो सकती है, और परीक्षेपण माध्यम क्या हो सकता है? गैस। परीक्षित प्रावस्था ठोस हो सकती है, परीक्षेपण माध्यम क्या हो सकता है? द्रव। परीक्षित प्रावस्था ठोस हो सकती है, और परीक्षेपण माध्यम भी क्या हो सकता है? ठोस, 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 द्रव, गैस, द्रव, ठोस। समझ रहे हो? अब ठोस तो है परिक्षेप प्रावस्था, और परिक्षेपण माध्यम गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है। गैस के अंदर ठोस, गैस माध्यम है, प्रावस्था ठोस है। और जब गैस परिक्षेपण माध्यम है तो उसको बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं उसको? एरोसोल। लेकिन यहाँ ठोस एरोसोल बोलते हैं। ये जो एरोसोल है वो किसका है? ठोस का, इसलिए इसको बोलेंगे ठोस का एरोसोल। एरोसोल ऊपर भी आया था, ये द्रव का एरोसोल है, ये ठोस का एरोसोल है। द्रव के अंदर क्या घोला? ठोस। द्रव में ठोस, तो ये क्या है? सोल। इसको बोलेंगे खाली सोल। और ठोस के अंदर ठोस है तो इसको बोलेंगे ठोस सोल। क्या बोलेंगे? ठोस सोल। ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल और देख लो। ठोस किसमें है? गैस के अंदर। अब ठोस गैस के अंदर जैसे धुआं, धुआं होता है जब हम लकड़ी जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं तो क्या निकलता है? धुआं। धुआं क्या है? कार्बन और अन्य पदार्थ होते हैं जो वायु में घुले रहते हैं। इसके अलावा धूल, धूल होती है, धूल उड़ती है, आंधी चलती है, हवा चलती है तो उसके साथ धूल उड़ती है, तो वायु के अंदर क्या है?
मिट्टी घुल जाती है तो उसको बोलते हैं धूल। नेक्स्ट, ठोस किसमें? द्रव में। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठोस को द्रव में घोल देते हैं हम, जैसे स्टार्च को घोल देते हैं। स्टार्च का जो कोलाइड है वो इसी तरह का होता है। स्टार्च, प्रोटीन का कोलाइड इसी तरह का होता है। स्टार्च को जल के अंदर घोल दें, प्रोटीन को जल के अंदर घोल दें, गोंद को जल के अंदर घोल दें, तो ये सब इसी तरह के कोलाइड है जहाँ द्रव के अंदर ठोस को घोला गया है। और ठोस के अंदर ठोस, ठोस सोल, ठोस के अंदर ठोस का कोलाइड क्या है? ठोस सोल। ठोस के अंदर ठोस का कोलाइड क्या है? ठोस सोल। इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के खनिज आते हैं। एक आता है रूबी ग्लास, रूबी ग्लास, ठीक है। रत्न आते हैं, ठीक है। ये इसी प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो ये क्या है? कोलाइड। किसके आधार पर? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे कह देगा कि फोम का एग्जाम्पल बताइए या एरोसोल का एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। इमल्सन का एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। या इधर लिख देगा धुआं, धुआं में परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था लिखिए। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये टेबल हमें याद होनी चाहिए और याद हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हमने क्या देखा? कोलाइड का सामान्य जानकारी प्राप्त की और क्या देखा? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और निलंबन की बात की और कोलाइड का ये वर्गीकरण देखा। कोलाइड का नेक्स्ट वर्गीकरण हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर हम उसको इसी वीडियो में देखते हैं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट वर्गीकरण के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी समझ में आ जाएंगी।